औपचारिक शिक्षा के बारे में अगर कोई बता सकता हो वो तो बता सकता है वो। क्या बताना सर? औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा जो सर एक निश्चित स्थान और निश्चित द्वारा होती है, जो एक पाठ्यक्रम में ही संपन्न हो जाती है, इसका निश्चित टाइम फिक्स होता है, वो होती है। और सर अनौपचारिक वो होती है, मतलब इसमें कोई निश्चित स्थान, टीचर, पाठ्यक्रम कुछ नहीं होता, बच्चा कहीं भी शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। और अनौपचारिक अनौपचारिक होती है सर, वो बच्चा दूर रहकर कहीं भी इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। जी। निरौपचारिक का मतलब होता है सर दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, यानी कि बच्चा कहीं भी रह के किसी भी साधन से, जैसे मोबाइल द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता है। अच्छा, औपचारिक शिक्षा में आप कह रहे हैं कि शिक्षा वह यह शिक्षा होती है जो औपचारिक, जो निश्चित, जिसका निश्चित स्थान होगा, निश्चित लोग होंगे और निश्चित पाठ्यक्रम होगा और निश्चित समय में पूरी कराई जाएगी। ये तो क्या होगी, ये हमारी औपचारिक शिक्षा होगी। इसमें मतलब जैसे कि हमारा स्कूल हो गया और लाइब्रेरी हो गई, तो ये तो हमारी किस में आ जाएंगे, ये हमारे औपचारिक शिक्षा में आ जाएंगे। दूसरा, अगर हम इसके विशेषताओं की बात करें, औपचारिक शिक्षा की जो विशेषताएं हैं, औपचारिक शिक्षा की विशेषताओं में कक्षा शिक्षण प्रणाली है, मतलब एक प्रकार से टीचिंग और क्लास, मतलब इसमें एक स्थान होगा, वो कक्षा होगी, और शिक्षण होगा जो टीचर के द्वारा कराया जाएगा, जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी आमने सामने होंगे। दूसरा, इसमें प्राप्त शिक्षा का उद्देश्य निश्चित होगा। जो प्राप्त शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या होगा, निश्चित होगा। भाई जब स्थान निश्चित है, लोग निश्चित हैं, समय निश्चित है, सारी चीज़ें निश्चित है, तो इसका उद्देश्य भी निश्चित ही होगा। एक पाठ्यक्रम निश्चित होगा, जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो एक निश्चित होता है कि ये इतने समय में कंप्लीट हो जाएगा, और निश्चित चीज़ें, निश्चित बातें उसमें बताई जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है निश्चित जगह पर दी जाने वाली शिक्षा होगी। अनौपचारिक शिक्षा में बताया गया कि अनौपचारिक शिक्षा में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें मुक्त शिक्षा प्रणाली होती है, और इसमें शिक्षक, परीक्षा, पाठ्यक्रम, समय तालिका एवं कोई निश्चित स्थान का महत्व नहीं होता। ना इसमें टीचर की जरूरत पड़ती है, ना इसमें कोई बैरियर है कि टाइम है कि आपको आना है, जाना है। इसमें अपने आप रूटीन बनाना है और इंडिपेंडेंट होकर के पढ़ना है अनौपचारिक में, और ये शिक्षा हम कहीं पर भी ग्रहण कर सकते हैं। अब इसकी विशेषताएं और इसकी क्या है, अनौपचारिक शिक्षा के साधन क्या हो सकते हैं? आस पड़ोस हो सकता है, हमारा समाज हो सकता है, खुद हम एकांत में बैठ के और टोली में बैठ कर के वो कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। खेल सामूहिक पद्धति के अनुरूप पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, क्योंकि समय के अनुसार सारी चीज़ें बदलती हैं और सब चीज़ें हम अपनाते भी हैं। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा में किसी सिखाने वाले की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे 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 ही व्यवस्था होती है तो बालक का है अपने अनुभव से सीखता है। अच्छा, हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। और अनौपचारिक शिक्षा में हम कहीं पर भी बैठ अपना जा कर के सीख सकते हैं, कोई निश्चित स्थान नहीं है, निश्चित समय नहीं है,
और प्लस कोई इसमें कोई भी सिखा सकता है, मतलब किसी के द्वारा भी हम सीख सकते हैं, समाज के द्वारा हम सीख सकते हैं, सिखाने वाला कोई भी हो सकता है मतलब। और शिक्षा का जो प्राप्त उद्देश्य कोई शिक्षा का प्राप्त उद्देश्य नहीं होता है। और निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की प्रणाली है। कैसी है? दोनों की, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी। यह औपचारिक शिक्षा जो होती है वो अनौपचारिक औपचारिक दोनों से मिला जुला होता है। जो निरौपचारिक है हमारा, इसमें निरौपचारिक शिक्षा में ना तो औपचारिक शिक्षा के समान किसी प्रकार के बंधन होती है और ना ही अनौपचारिक के द्वारा कोई खुलापन होता है। मतलब इसमें ना तो ऐसा कोई बंधन भी है और ना ही ऐसा कोई खुलापन है। अब दूसरी इसमें बात आ जाती है, इसमें जो शिक्षा देने वाला व्यक्ति होता है वो भी निर्धारित नहीं रहता, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा के गुण को यह दर्शाता है। और इसको अगर हम कह सकते हैं, इसको हम दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से जोड़ सकते हैं। एक उदाहरण इसका निरौपचारिक का है दूरस्थ, जिसको डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं। क्योंकि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में एक समय पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि इत्यादि निर्धारित होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें बालक कहीं भी रह करके किसी भी साधन के द्वारा अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। मतलब अब तो क्या है, अब तो दूरी है कि इंटरनेट के माध्यम से आप शिक्षा ले सकते हैं। अपना एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, तो वो किस तरह से होता है, वो डिस्टेंस मोड पर होते हैं। तो वो अपने जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं वो आपके ऑनलाइन अपना घर पे बैठ के आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो डिस्टेंस एजुकेशन में आता है, जिसको हम दूरस्थ शिक्षा प्रणाली बोलते हैं। दूसरा इसमें यह हो जाए, किसी अन्य जगह पर भी रहकर पे पढ़ाई कर सकते हैं और साथ ही वह किसी भी चीज़ से पढ़ाई कर सकता है, और ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है, ऑफलाइन कर सकता है, दोनों कर सकता है। क्योंकि इसमें औपचारिक शिक्षा का गुण भी मिला है, उसमें अनौपचारिक भी है, औपचारिक भी है, दोनों है। तब ये जाके निरौपचारिक अस्तित्व में आया है। इसके गुण क्या होंगे, या हम कह लीजिए विशेषताएं क्या होंगी। आवाज़ तो आ रही है ना सभी को? कभी ऐसा हो कि मैं बोलता रहूं और आवाज़ ना आए, हैंड रेज करना। ओके। तो इसका जो औपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो समय सारणी है, वो निर्धारित होते हैं। लेकिन इसमें शिक्षा का स्थान निर्धारित नहीं है। यानी बालक किसी भी चीज़ों की आवश्यकता सहायता से अपनी शिक्षा पूरी कर सकता है। नोट्स लेकर के कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है। तो ये जो पद्धति है, ये इसको हम दूरस्थ शिक्षा प्रणाली बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच की एक प्रणाली है सीधे तौर पर, जिसको हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर नेक्स्ट जो हमारा 1.5 है, फंक्शन ऑफ एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के कार्य क्या हैं, राष्ट्र निर्माण है, राष्ट्रीय एकता है, सामाजिक एकता है, शांति सद्भावना है। तो राष्ट्र निर्माण है ना, कि हमें एक राष्ट्र का निर्माण कैसे करना है। देखो जो एजुकेशन इमर्जिंग वाला जो बढ़ते भारतीय समाज में शिक्षा प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन है, वो इस सब्जेक्ट में यही चीज़ें बताई गई हैं कि आप किस तरह से एक शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काम करते हो, कैसे आप काम करते हो, किस आधार पे आप काम करते हैं। क्योंकि पहले और आज भी भारत को अग्रणी देश यानी आगे
आने वाला अर्थव्यवस्था के मामले में भी, क्योंकि सरकार द्वारा काफ़ी मिशन भी शुरू किए गए। जैसे पहले सर बैकग्राउंड की वॉइस प्रॉब्लम हो रही है आपसे। अब ठीक आ रही है आवाज़? हाँ जी। जिसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो ये जो राष्ट्र निर्माण से जुड़े हुए जो मिशन हैं, ये हमारे जो योजनाएं हैं काफ़ी शिक्षा प्रणाली से जुड़ी, विशेष शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, तो इनकी जो आवश्यकताएं हैं उन पर जो बात की गई कि हम इनसे भी हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे वैसे वैसे लोगों के बीच में जागरूकता और जनभावना की कदर होगी। क्योंकि अगर लोग जागेंगे और जानेंगे तो काफ़ी हद तक प्रतिभाएं उनके अंदर जागेंगी, प्लस शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो ध्यान देंगे, जिससे वो शिक्षा में एक अपनी भूमिका अदा कर सकें। तो प्रशिक्षित वर्ग है, जो ट्रेंड है, जो पहले से उन चीज़ों के मानव जो संसाधन से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी निर्भर रहते हैं कि हम और क्या चीज़ अच्छी कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं। तो वो एक शिक्षा के प्रति एक भूमिका जो निभाना है वो अति महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। क्योंकि सरकार द्वारा जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं, नवाचार की आवश्यकताएं हैं कि क्या हो, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के लिए नई नई चीज़ें, नई नई पॉलिसीज आए, नई प्लानिंग आई, तो वो एक राष्ट्र का निर्माण एक बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जाए और उसको महत्व भी दिया जाए। जिसमें जैसे कि 2016 में 10 निजी और 10 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को अगले 10 से 15 सालों में विकसित और उनको मतलब एक स्वायत्तता और स्वतंत्रता दी गई, जिससे कि वो विश्व स्तर के इंस्टीट्यूट और एनिमेशन योजना को घोषित कर सके। मतलब कि जो हमारे चाहे छोटा एनजीओ टाइप को संस्थान है या फिर बड़ा है, तो जितने भी राष्ट्रीय संस्थान हैं या फिर छोटे संस्थान हैं, उनके लिए सरकार का एक लक्ष्य भी होना चाहिए कि इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का भी काम हो। और वो लोगों तक कैसे पहुंचेंगी? वो लोगों तक पहुंचेंगी शिक्षा के माध्यम से, संस्थानों के माध्यम से और सामाजिक सद्भावना के माध्यम से। क्योंकि प्रतिस्पर्धा को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसके लिए हमें नियामक जो नियमावली है उसमें स्वायत्तता देनी पड़ेगी, मान्यताएं मतलब संस्थानों को मान्यताएं देनी पड़ेगी, उनमें उच्च शिक्षण से संबंधित कोर्स चलाने पड़ेंगे। तो एक निजी क्षेत्र के लोगों के पास इस राष्ट्र निर्माण में भाग ले सकते, मतलब जो गांव देहात से जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपने राष्ट्र निर्माण में भागीदारी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो इस प्रकार से कर सकते हैं कि अगर उनके पास शिक्षा की व्यवस्था अच्छे से पहुंचेगी, उनके पास संस्थान ठीक होंगे और लोग जागरूक होंगे, जो टीचर होंगे वो बेस्ट होंगे, बेहतर होंगे, अच्छी शिक्षा प्रणाली देंगे, जागरूक करेंगे बच्चों को, बच्चे जानेंगे, समझेंगे, तो वो फिर एक नया दायित्व उनका बन जाता है कि हम भी अपने राष्ट्र के प्रति अच्छे काम करें, बेहतर काम करें। तो ये व्यवस्था चलनी चाहिए, जिससे एक किताबी भाषा से बाहर निकल करके जो जरूरी है। अब राष्ट्रीय जो एकता है, कि एकता का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, एकत्रित होना, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि इसमें एक जो राष्ट्रीय एकता है उसके प्रति जो शिक्षा की जो भूमिकाएं हैं वो क्या दी गई? तो नवंबर 1960 में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस मामले पर विचार किया और एक बैठक बुलाई, एक मीटिंग बुलाई कि
हम राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा किसकी वजह से देंगे? हम शिक्षा के आधार पर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देंगे, जिससे कि लोगों के अंदर एक सद्भावना की चीज़ें पहुँचें और लोग आपस में जो तनाव है लोगों के अंदर वो ना हो, और जो गंभीर समस्या पनप रही है वो ना हो। क्योंकि जैसे जैसे लोग एजुकेट होंगे, शिक्षित होंगे, तो वो अपने समाज को, अपने लोगों के बीच में, अपने आस पड़ोस को एक बेहतर दिशा देने का वो काम कर सकते हैं। ये इनका काम था पहले कि इस मीटिंग में जो निर्णय लिया गया 1960 में कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो बढ़िया हो और भावनात्मक एकता हो, मतलब वो नेशनलिटी प्लस इमोशनली भी जुड़े। तो इसी में डॉक्टर संपूर्णानंद की एक समिति थी, एक कमेटी थी। उस कमेटी ने गठन किया और काफ़ी पहलू पर विचार किया। वो गांव हो, देहात हो, शहर हो, बड़े कस्बे हों, उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए इस पर काफ़ी विचार किया और एक अपनी तरफ से एक समिति गठित की मई 1961 में, और इसकी शुरुआत एक व्यक्ति हुए किए ने शुरू की, और इसके तुरंत बाद वो काम करना शुरू कर दिया। अब काम जैसे शुरू कर दिया तो उन्होंने शिक्षा को राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता समिति की जो सिफारिशें थी वो हर क्षेत्र में लागू करने की योजना बनाई कि हर क्षेत्र में लागू हो, जिससे कि जो बच्चे हैं वो अच्छे से, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सभी के पास तक वो सिफारिशें पहुँचे। मतलब हमने कोई 10 पेज का या एक ऐसा मेमोरेंडम तैयार किया कि ये प्रधानों के पास, ये जो चेयरमैन है या फिर कस्बे के अधिकार वो है, लोग हैं, उनके पास ये चीज़ें पहुँची, वो सभी सिफारिशें पहुँचे। क्योंकि शिक्षा का वहाँ पे करना क्या था? वहाँ पे आदान प्रदान करना था कि कोई भी अशिक्षित ना रहे। भाई पहले क्या था? शिक्षा का जो अधिकार हमें मिला है, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। उस निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बच्चों के लिए क्या है? बच्चों के लिए कि बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले 6 से 14 वर्ष तक की। तो ये जो व्यवस्था पहले से बनाई गई, उसको ये चाह रही थी कि इसमें और क्या चीज़ें ऐड करें जिससे कि लोगों के पास ये चीज़ पहुंच पाए और वो समय से अपना काम कर पाए, जिससे कि बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी तो होना है। जब तक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होगा, सर्वांगीण विकास नहीं होगा, चाहे उसमें बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना अनिवार्य है। तो इसमें इन जो समितियां बनी, इसमें अगर हम बात करें तो समिति की जो सिफारिश थी वो किस प्रकार थी वो बताया भी गया है इसमें। सबसे जो पहला दिया इन्होंने, शिक्षण संस्थानों को मान्यता। जो शिक्षा की संस्थानें हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई संस्थाएं, उन्हें मान्यता देना है। भाई परमिशन देनी है उनको। और इसमें ये भी था कि उन्हीं संस्थानों को मान्यता दी जाएगी जो जाति, पंथ, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते। कि जो भी जाति, वंश, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करते। और दूसरी इसमें सिफारिश ये थी कि जब भी आप एडमिशन लेंगे, जब भी आप प्रवेश लेंगे, वो संस्थान लेंगे जो एक तो छात्रों की योग्यता देखेंगे, यो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, और दूसरा ना उसकी जाति देखेंगे, ना उसका कुल देखेंगे, ना कोई धर्म देखेंगे उसका कि किस जाति का है, ये किस कुल में पैदा हुआ, किस धर्म में पैदा हुआ, वो नहीं देखना। और स्कूल में यूनिफॉर्म देखो, पहले से ये एक क्राइटेरिया फॉलो किया गया
कि यूनिफॉर्म को लागू किया जाए। क्यों? जिससे कि भेदभाव खत्म हो। भेदभाव ये भी खत्म हो कि भाई एक गरीब बच्चा है, एक अमीर बच्चा है, वो तो डेली अपना नई नई पहन के आएगा, और जो गरीब बच्चा है वो 3 दिन 4 दिन अपना वही पहन के आएगा, तो उससे इफेक्ट पड़ेगा, वो भेदभाव ज़्यादा बढ़ेगा। और इसके लिए क्या किया गया? वर्दी यानी यूनिफॉर्म। और जो राष्ट्रगान है उस राष्ट्रगान को हमें अपने कोर्स में भी जोड़ा जाए, पाठ्यक्रम में उसमें जोड़ा जाए, प्लस उसमें उसके अर्थ को भी सही तरीके से बताया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए। बच्चों को राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसका जो तिरंगा है हमारा, उसका भी बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि हमें इसका सम्मान करना है, ऐसे कहीं पे रखना नहीं है, उसको लहराते हुए रखना है। विद्यालय की जो गतिविधियां हैं, आयोजन हैं, मतलब बीच बीच में क्रिएटिविटी भी कराने वाले विद्यालय हैं, तो ये जो सिफारिशें थी उसमें उस पर ये जोर दे रहे थे कि हाँ, एक राष्ट्रीय एकता के प्रबलन के लिए इन चीज़ों का होना जरूरी है, क्योंकि तभी हम इनको मान्यता देंगे। अगर कोई ऐसे प्रकार का संस्थान पाया जाता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट इन्होंने दिया प्रोजेक्ट, स्कूल प्रोजेक्ट, स्कूल परियोजना भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में क्या था कि जो भी उनके देश में चीज़ें हैं वो स्कूलों में बतानी चाहिए। उनके देश में कितने राज्य हैं, उनके देश में कितने कैपिटल, उनके ज़िले हैं, टोटल मतलब सारी चीज़ें उसके बारे में, कि किस शहर में क्या क्या चीज़ें हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार हो जो देश के बारे में हमें जानकारी हासिल कराने में मदद करे, क्योंकि विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों का ज्ञान कराया जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा तो उनके अंदर देश के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा, लोगों के विचार, आपसी विचार भी बदलेंगे, लोगों की जो जन भावनाएं हैं वो भी बदलेंगी। ओपन एयर थिएटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर देखो एंटरटेनिंग भी होना चाहिए। अगर बच्चा सिर्फ पढ़ ही रहा है और बच्चे को एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, वो मतलब नाखुश है कि बस उसको क्या है, स्ट्रेस मिला हुआ है, तनाव मिला हुआ है, तो बच्चे के लिए क्या किया जाए, कम से कम 4 बार साल में, कितना, 4 बार छात्रों के लिए स्कूलों में नाटक से संबंधित प्रोग्राम भी कराए जाने चाहिए। दूसरा इसमें ये भी था कि इन नाटकों का प्राचीन काल से समकालीन भारत से जुड़ी हुई चीज़ें, जो कंटेम्परेरी इंडिया एजुकेशन है उससे चीज़ें जुड़ी हुई होनी चाहिए। दूसरा जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए लोग, उनके बारे में बताया जाना चाहिए, प्रोजेक्ट के माध्यम से बताया जाना चाहिए। और दूसरा जिससे कि उन बच्चों के अंदर भी राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी भावना ये रहे कि हम भी अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें। ये इनका मेथड था, जो पूरा जो ये व्यवस्था थी 1961 की जो समिति थी, ये जो किए ने इसको काम किया, तो काफ़ी अच्छा इसमें ये रहा, सिफारिश थी, और कोई जाति वर्ग मजहब को लेकर के कुछ नहीं था। और इसमें उसी दौरान 3 स्तर और बनाए गए, एक तो प्राथमिक का बना गया, एक माध्यमिक का और एक विश्वविद्यालय का। अब प्राथमिक में क्या था, जिसमें प्रार्थना सभा होती थी, महापुरुषों की कथा सुनने, राष्ट्रीय गान, देशभक्ति गीत, सामाजिक अध्ययन, इन चीज़ों पर महत्व दिया जाना चाहिए। अब दूसरा था माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर में क्या था, नैतिक और अनैतिक शिक्षा, नैतिक और नैतिक शिक्षा, ज्ञान, साहित्य और सामाजिक अध्ययन, इन चीज़ों पर भी फोकस किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है विश्वविद्यालय स्तर। विश्वविद्यालय स्तर में
यानी सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, संस्कृति और कला पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। तो ये जो फैक्ट निकल के आ रहे हैं, ये एक देश के प्रति, एक समाज के प्रति, एक विद्यालय स्तर के प्रति किस प्रकार से इस समिति ने आगे बढ़ाने के लिए काम किए और उन्हीं संस्थानों को मान्यता दी गई। और कम से कम ये मान के चलिए 32 के समथिंग ऐसी संस्थानें भी रही जिनकी मान्यता छीन ली गई, जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई, जो मानक को पूरा नहीं कर रहे थे, जाति, वर्ग, कुल, धर्म को लेकर के चल रहे थे। तो ऐसी भी इन चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत है, बताने की भी ज़रूरत है। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया सामाजिक एकता। सामाजिक एकता क्या है? सामाजिक एकता कब आएगी? जब हम एजुकेट होंगे। तो शिक्षा समाज में एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करती है जिसमें एकता की भावना पैदा हो। वो कैसे होगी? शिक्षा के द्वारा होगी। एक व्यक्ति असहज तरीके से बोल रहा है, एक व्यक्ति सहज तरीके से बोल रहा है, तो इसमें यह व्यक्ति के समूह और एक दूसरे के साथ सहयोग करने की व्यवस्था भी करती है। यह व्यक्ति के एक दूसरे के साथ सहयोग करने की भावना को भी दर्शाती है। क्योंकि इसमें यह है कि जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो सामाजिक जीवन के साथ साथ उच्च मूल्य का धनी भी होगा। भाई उस मूल्य का धनी तो होगा जब कोई व्यक्ति शिक्षित है। एक तो वो सहज तरीके से बोलेगा और जानकार होगा, वो ऐसे ही नहीं किसी चीज़ को कहेगा। क्योंकि राष्ट्र का जो निर्माण होगा वो शिक्षा के कारण ही होता है। अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप किसी योजना के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आगे आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को कैसे बताएंगे, कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। तो ये हमारे सामाजिक एकता का परिचय है कि हम किस प्रकार से हम अपने काम को कर रहे हैं। क्योंकि इसमें हमारे मूल्यवान चीज़ें हैं वो यही है कि हम अपने समाज को, अपने आप को, अपने लोगों को, जानकारों को कितना महत्व दे रहे हैं। अब नेक्स्ट जो आता है सांस्कृतिक उपचालन, यानी कल्चरल ट्रांसमिशन इसको बोल सकते हो। क्योंकि नई पीढ़ी के लिए सांस्कृतिक मानदंड जरूरी हैं, उनके मूल्य जरूरी हैं। क्योंकि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो बहुत सारी चीज़ें घर पे लेके आता है और घर से लेकर के स्कूल में जाता है। तो एक विचार, जो थॉट हैं, जो जैसे घर में आप बच्चे से बात करेंगे, जैसे घर में आप बच्चे से बोलेंगे, जैसे बड़े कहेंगे ऐसा बच्चा करता है, जैसे बड़ी चीज़ों को करेंगे वैसे छोटा बच्चा भी करेगा। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जो वो हमसे अलग करें। अलग तब करेगा जब आप अलग करेंगे। आप कोई चीज़ अलग करते हैं, अलग चीज़ कहते हैं, अलग चीज़ बताते हैं, चीज़ें बताते हैं, उसको अच्छे से समझाते हैं, तो वो भी उसी चीज़ को अच्छे से बताएगा, अच्छे से समझाएगा। अगर आप गलत व्यवहार, किसी प्रकार की गलत भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चा भी गलत भाषा का ही प्रयोग करता है। क्योंकि हमें सांस्कृतिक के साथ साथ हमें राजनीतिक और हमें कानूनी, इन चीज़ों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि ये जब बच्चे से जुड़ी हुई हैं, कानूनी जो चीज़ें हैं वो भी बच्चे से जुड़ी हैं, प्लस हमारी राजनीतिक जो भी है वो भी हमारे बच्चे से भी जुड़ी हुई है, हमसे भी जुड़ी हुई है। क्योंकि तरीका अगर बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो चीज़ें जैसे हम SST पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं,
क्यों पढ़ाए जाते हैं, 10th में इन सब्जेक्ट को क्यों लाया गया, क्योंकि सोशल साइंस तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये पहले स्टार्टिंग में दे दिया जाता है कि ईवीएस हो गया, एसएसटी हो गया। तो ये सब्जेक्ट जो जोड़े गए किस आधार पे जोड़े गए, इसी तो जोड़े गए कि हम एक बच्चे को एक सांस्कृतिक के साथ साथ उसको राजनीतिक रूप भी दें, जिससे कि वो आगे आने वाले समय में कानूनी अधिकारों से वंचित ना रहे, प्लस उसको राजनीतिक दायित्व के बारे में भी पता हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। तो इसमें एक पॉइंट आ जाता है आपका मूल्य शिक्षा का महत्व। तो मूल्य शिक्षा का महत्व क्या है, मतलब जिज्ञासा, उचित रुचियाँ, इंटरेस्ट डेवलपमेंट भी तो होता है ना। बहुत बार क्या होता है, हमें 2 प्रकार की रुचि होती है, एक तो जन्मजात रुचि होती है, एक अर्जित रुचि होती है। तो ये क्या है, हमारी ये जो अर्जित रुचि है वो अर्जित रुचि से जुड़ी हुई है। हम बाद में कितना सीख पा रहे हैं, कितना ले पा रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दृष्टिकोण क्या है, मूल्य हमारे क्या हैं, हमारी न्याय और क्षमता को क्या करता है, जगाता है। इसके उद्देश्य क्या हैं, जो मूल्य शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य एक तो मन का वैज्ञानिक स्वभाव। भाई साइकोलॉजी हम कितना अच्छा सा सोच पा रहे हैं, कितना अच्छा दे पा रहे हैं, वो हमारा जरूरी है। दूसरा इसमें कि हम कितनी चीज़ों को हम सहन कर पा रहे हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में रो दे रहे हैं, थोड़ी सी देर में हंस दे रहे हैं, डर रहे हैं, भय ज़्यादा बनना है, हम किसी चीज़ को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। कोई चुनौती आएगी तो हम उससे डर के भाग रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट मूल्य कहा जाता है। सहयोग, मतलब कोई उम्मीद करता है कि आपसे सहयोग मिलेगा और आप नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी मूल्यवान नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई कोई दूसरा कोई सहयोग नहीं कर पा रहा है, या आप किसी को सहयोग नहीं कर, तो वो मूल्यवान नहीं है। दूसरा मूल्य शिक्षा और भारत। जो मूल्य शिक्षा है वो भारतीय दर्शन पर, जो इंडियन फिलोसफी है उससे, और जो इसमें हमारी संस्कृति, जो हमारा कल्चर है वो उससे जुड़ी है। फिलोसफी एंड कल्चर 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वेद हमारे हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत हैं, ये क्या है, प्रेरणा के स्रोत हैं। ये मोटिव देते हैं, ये मोटिवेशन करते हैं। क्योंकि पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे, और वो गुरुकुल हमारे लिए एक बेहतरीन का काम करते थे। एक मिनट रुक जाइए भाई।